हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान और आज हम करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज। जो मैंने पीछे 2 लेक्चर्स लिए, आज हम उन टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वैसे ही इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस मैं करवाने वाली थी, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और डिफ़िकल्टी होती है अपलोड करने में, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करवाऊँगी। एंड वन मोर थिंग, मैं जितने क्वेश्चंस यहाँ इस वीडियो में करवाऊँगी, आपको पहले खुद सॉल्व करने हैं और जितना भी आपका स्कोर बनेगा आप वो कमेंट्स में बताओगे। चाहे आपका 1 स्कोर बन रहा हो, 2, 5, कुछ भी, आपको कमेंट्स में वो बताना है ऑनेस्टली, ठीक है? और जितना भी स्कोर होगा मैं तब भी आपको चीयर अप करूँगी कि आपका नेट हो सकता है, जीआरएफ हो सकता है, चाहे कितना मर्जी आपका स्कोर हो। सो प्लीज़ ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन द कमेंट्स। आई विल लव टू हैव दैट। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ऑल द वेरी बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। क्वेश्चन भी लिटरेचर रिव्यू पर है, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। और इस क्वेश्चन में और मोस्टली सभी रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में आपकी जो कॉमन सेंस होती है, जनरल अवेयरनेस होती है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है? तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड रीजंस फॉर लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। पहली स्टेटमेंट बोल रही है it shows the present status of knowledge in the field of research so that the significance of the proposed research question is clear। सही स्टेटमेंट बोल रही है, ठीक है? कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, आपको रिसर्च करनी है। लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हो? आपको पता चले आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हो उसका प्रेजेंट स्टेटस कैसा है, उसकी सिग्निफिकेंस कैसी है, ठीक है? ये चीज़ें हमें पता चलती है लिटरेचर रिव्यू के थ्रू। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है बिना ऑप्शन देखे भी। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोले इट गिव्स अ करेक्ट कॉन्टेक्स्ट टू द स्कोप ऑफ द वर्क प्रपोज इन द थीसिस। ठीक है, हमें करेक्ट कॉन्टेक्स्ट देती है कि आपका काम कैसा होने वाला है थीसिस में। अब ये 2 स्टेटमेंट पढ़िए, ये 2 स्टेटमेंट ही आपका क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। सी स्टेटमेंट बोल रही है इट डेमोन्स्ट्रेट्स द स्कॉलरलीनेस ऑफ द थीसिस राइटर। मतलब जो लिटरेचर रिव्यू करेगा वही लगेगा कि वो स्कॉलर है, ठीक है? जो लिटरेचर रिव्यू नहीं करेगा वो स्कॉलर नहीं लगेगा, मतलब, ठीक है? ये स्टेटमेंट ये बोलने की कोशिश कर रही है। डी स्टेटमेंट बोल रही है इट फिल्स द मिनिमम पेज रिक्वायरमेंट फॉर अ थीसिस। ठीक है, तो मतलब आपकी ये लिटरेचर रिव्यू करते हो तो ये आपकी जो पेज की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देती है। अगर आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे ना इसमें, तो पहले तो ये सी स्टेटमेंट गलत होती है कि मतलब आप कैसे ये बोल सकते हो, मतलब ये क्या क्या क्राइटेरिया हो गया कि अगर आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो आप एक स्कॉलर लगोगे, नहीं तो नहीं लगोगे, ठीक है? तो ये सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद आपको नहीं लगता डी तो बिल्कुल ही गलत है? कैसे लिटरेचर रिव्यू आपकी पेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है? आपको लगता है कि दोनों सी और डी बिल्कुल वेग स्टेटमेंट है, मतलब कुछ भी उठा के लिख दिया। और जो आप ये ए और बी देख रहे हो, ये करेक्ट लग रही है, ये मतलब थोड़ी सी सिग्निफिकेंट लग रही है। अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ये वैलिड रीज़न हो सकते हैं। बट सी और डी नहीं लग रहे, तो जहाँ जहाँ सी और डी है उसको कट करो कट, और आपका आंसर भी है ए एंड बी ओनली। तो ये हो जाता है आपका आंसर। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सैम्पल साइज ऑफ अ प्रोजेक्ट। वैसे मैंने सैम्पल साइज़ वाला टॉपिक करवाया नहीं है, बट इस क्वेश्चन में भी आपकी कॉमन सेंस यूज़ होगी, तो ट्राई टू सॉल्व इट। मतलब जस्ट ट्राई कीजिए कि होगा, ठीक है? नहीं तो मेरे को करवाना ही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सैम्पल साइज ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप मान लो प्रोजेक्ट, आप मान लो अपना रिसर्च, अगर आप अपना रिसर्च कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे आपके सैम्पल साइज़ को। सैम्पल साइज़ मैंने बताया था, सैम्पल साइज़ वो होता है जिन पर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो सैम्पल साइज़ क्या होगा कि आपको कितने पार्टिसिपेंट्स रखने हैं अपने रिसर्च के सैम्पल पे, ठीक है? तो ऑप्शंस देखिए एक बार। ऑप्शंस में है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, प्रीवियस रिसर्च इन द एरिया, रिसर्चर्स पर्सनैलिटी, हिज और हर स्टैंडिंग एज रिसर्चर। आपका ना सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए इस पे, डी पे, या फिर किसी पे भी जाए। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखो, रिसर्च पर्सनालिटी। एक रिसर्चर की पर्सनालिटी कैसे डिसाइड कर सकती है कि किसी प्रोजेक्ट का सैम्पल साइज क्या होगा? बिल्कुल गलत। इसको जहाँ आपको डी दिख रहा है ना उसको बिल्कुल कट कर दो।
सैम्पल साइज़ बहुत सारी चीज़ों पे डिसाइड करता है, ऐसे किसी की पर्सनैलिटी, सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं कर सकती है सैम्पल साइज़ किसी भी प्रोजेक्ट का। और ई स्टेटमेंट देखिए, हिज और हर स्टैंडिंग एज अ रिसर्चर, कि वो कैसा रिसर्चर है। अगर वो अच्छा खासा जिसने अच्छी रिसर्च कर रखी होगी वो डिसाइड करेगा कि वो क्या सैम्पल साइज लेगा, ठीक है, कर सकता है। और जिसने ज़्यादा रिसर्च नहीं की वो थोड़े लोगों पर, बट ये इतना मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है और मैं बोल नहीं सकती, तो मैंने अपने हिसाब से बोल दिया, ठीक है। अभी ऊपर वाले देखिए जो ए और बी है, वहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट। हाँ, ये करेक्ट हो सकता है। देखो, अगर कैसा भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा आप बड़े लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर कहाँ, किस लेवल पर, किस जगह पर आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, और आपके प्रोजेक्ट का पर्पस कैसा है। अगर आपके प्रोजेक्ट का पर्पस ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, आपको ज़्यादा जनरलाइजेशन करनी है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और ए सी है आपका प्रीवियस रिसर्च इन द एरिया। हाँ, ये बता सकता है कि अगर किसी ने पहले कम लोगों पे किया है तो आप ज़्यादा लोगों पे कर लो, या फिर पिछली रिसर्च में शायद ये बताया गया कि ऐसी ही प्रोजेक्ट जो है वो बड़ी पॉपुलेशन पर नहीं अप्लाई हो सकता। तो इससे आपको पता चल सकता है कि मुझे अपना सैम्पल साइज़ कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। तो हमने डी तो कट कर दिया था, ठीक है। अब रह गए हमारे, अब ऑप्शन के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब ए और सी तो करेक्ट है, ठीक है, और हमें देखना है बी और ई से। तो ये भी गलत लग रहा है, ठीक है, कि वो कैसा रिसर्चर है वो कैसे डिसाइड कर सकता है। पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट आपका डिसाइड कर सकता है कि आपका सैम्पल साइज कैसा होगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, ए बी सी, और ये भी गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, बट अगर आप में थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज़ करते कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, तो हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं था। अभी हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, अ रिसर्च डिज़ाइन इज ब्लू प्रिंट दैट गाइड्स द यूज ऑफ अ रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। मैंने रिसर्च डिज़ाइन करवाया है, बताया था थोड़ा सा, कॉमन सेंस का यूज़ करना है इसमें। अ रिसर्च डिज़ाइन इज नो वे कनेक्टेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बताया है कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एक ब्लू प्रिंट है दैट गाइड द यूज़ ऑफ द रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये ट्रू है, ठीक है। एक रिसर्च डिज़ाइन बनाते ही इसलिए है ताकि आपका जो आगे रिसर्च है उसको एक गाइडेंस मिल सके, आप अपने वेरिएबल्स को डिसाइड कर सको, आगे आप कैसे, आपको डाटा कलेक्शन करना है, एनालिसिस कैसे करना है, ये सब कुछ रिसर्च डिज़ाइन बताता है, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में थोड़ा सा बताया था, बट क्वेश्चंस के थ्रू जो आपको फैक्ट्स पता चलते हैं ना, वो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे तो रिसर्च डिज़ाइन में मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ा सकती हूँ, बट हमें करना वो है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो नेट पूछता है, ठीक है। तो ये अपना एक फैक्ट अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, अ रिसर्च डिज़ाइन इज़ नो वे कनेक्टेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ कॉजल रिलेशनशिप। गलत, बिल्कुल गलत। रिसर्च डिज़ाइन में हम बताते हैं, हम ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखते हैं, उसमें हम बताते हैं कि मेरा वेरिएबल आईवी मेरा कैसा है, मैं उसको कैसे मेजर करूँगी, मेरा डीवी कैसा है, मैं उसको कैसे मेजर करूँगी, सब कुछ रिसर्च डिज़ाइन में ही बताया जाता है। तो कैसे बोल सकते हो कि आप नो वे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। अब स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको एथिक्स का मतलब पता है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। देखो, एथिक्स क्या होते हैं, पहले एथिक्स को समझते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। एथिक्स होते हैं कुछ मॉरल्स, कुछ वैल्यूज़ जो हर फील्ड में अप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि रिसर्च में अगर हम बात करें, एथिक्स क्या होंगे कि आप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, उनको हर्ट ना किया जाए, आपकी जो रिसर्च है वो किसी पर्पस, अच्छे पर्पस से होनी चाहिए, ठीक है, उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी रिसर्च, जो रिसर्चर है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब ऐसी पॉजिटिव जब चीज़ों की बात करते हैं ना, ठीक है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो एथिक्स में आता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट वन क्या बोल रहे, द एथिक्स कमिटी डज नॉट आस्क द रिसर्चर टू इंडिकेट वेदर देयर रिसर्च एंटेल सर्टेन प्रोसीजर और एक्टिविटीज़ विच आर ऑफन डिराइव फ्रॉम प्रोफेशनल गाइडलाइंस, ठीक है। अब देखो, प्रोफेशनल गाइडलाइंस,
गाइडलाइंस क्या होती है आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ठीक है। अब एथिक्स कमेटी क्यों नहीं पूछेगी कि आप जो वो प्रोफेशनल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी रिसर्च किसी को हार्ट कर रही है, आपके पार्टिसिपेंट्स का मिसयूज कर रही है, तो एथिक्स कमेटी तो पूछेगी ना वो चीज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट आस्क, बट हमें तो पता है वो पूछ सकती है एथिक्स कमेटी, ठीक है। तो ये हो जाती है स्टेटमेंट आपकी गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है द एथिकल इश्यूज कैन नॉट एंड डू नॉट अराइज एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। अब एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, क्यों रिसर्च क्यों नहीं हो सकती हर स्टेज पे, ठीक है। हर हमें तो अगर हम अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देखें, हमें अपनी लाइफ के हर स्टेज पे एथिकल डायलेमास दिख सकते हैं, वो एथिकल इश्यूज दिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं हो सकती? तो जो ये स्टेटमेंट है, तो एथिकल इश्यूज अराइज हो सकते हैं रिसर्च प्रोसेस के किसी भी स्टेप पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैन नॉट, डू नॉट, वैसे ही इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है, फिर ऊपर से ऑल लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी गलत थी, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। आई होप आपको एथिक्स कमेटी, एथिक्स का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट मैं करवा नहीं सकती कि आपको बैठ के एथिक्स कमेटी पढ़ाऊँ, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चलता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती है, ताकि आपका एक फ्रेमवर्क बन जाए कि आगे ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो मैं एटलीस्ट ट्राई करूँ, और क्या पता वो क्वेश्चन सही भी हो जाए, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च, ये मैंने बताया था, मैंने साइंटिफिक रिसर्च की आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। और अगर आप साइंटिफिक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ रहे हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च होती है वो डाटा ड्रिवन है या रेप्लिकेबल है, वेरीफेबल है, सब्जेक्टिव है। सबसे पहला ध्यान आप रहिए इस वर्ड पर, सब्जेक्टिव। एक साइंटिफिक रिसर्च कैसे सब्जेक्टिव हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हो वो भी साइंटिफिकली, आप उसमें अपनी बायसेंस कैसे ऐड कर सकते हो? तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपका डी हो गया गलत, तो डी गया, डी गया, डी गया, आंसर आपके आगे है और यही आंसर है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो डाटा ड्रिवन होगी ही होगी। आपको तब जब तक डाटा नहीं मिलेगा आप कैसे कुछ प्रूव कर सकते हो? रेप्लिकेबल का मतलब ये है कि अगर एक साइंटिफिक रिसर्च मैंने की है तो वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तीसरी चीज़ है वेरीफेबल। हाँ, वेरीफेबल ये है कि अगर मैंने कोई रिसर्च की है तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने वो सही की है या नहीं की है, ठीक है। आप भी मेरे मेथड्स को फॉलो करो और देखो कि आपको वो रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक रिसर्च है वो डाटा ड्रिवन, रेप्लिकेबल, वेरीफेबल होती है। तो ए बी सी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ट्राई टू सॉल्व द सिक्स्थ क्वेश्चन। रिसर्च स्टेप्स के करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे हैं। मैंने रिसर्च प्रोसेस के सारे स्टेप्स करवाए हैं और मैंने बताया था कि वो कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, जो जो मैंने बताया था वो पता है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। और ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैं करवाती हूँ। यहाँ पे आप मेजरली पहले ये देखिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रखी हैं। सिर्फ 4 चीज़ों का यूज़ है। एक तो टॉपिक का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक है। और एक लिख रखा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा डाटा कलेक्शन, और उसके बाद है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब मैंने कराया था सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, तो सबसे पहले करते हैं हम, ठीक है। बिना टॉपिक के सिलेक्शन के कैसे रिसर्च करोगे, ठीक है। अब जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक पहले उसको हम लिख लो, बाकी को कर देते हैं हम साइड लाइन। अब एक और चीज़ नोट कीजिए, इंटरप्रिटेशन सबसे लास्ट में ही हो सकती है। इंटरप्रिटेशन आप ना तो रिसर्च के पहले कर सकते हो ना बीच में कर सकते हो, तो इंटरप्रिटेशन सबसे लास्ट में आएगी। अब देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये गया। अब आपको देखना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले आएगा या डाटा कलेक्शन पहले आएगा। तो ये तो मैंने अच्छे से बता रखा है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे पहले, रिसर्च के बारे में देखोगे कि पहले कैसे रिसर्च हुई है, कैसे उन्होंने की है, उसके बाद ही तो आप स्टडी कंडक्ट करोगे और उसके बाद डाटा कलेक्शन होगा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले आएगा और डाटा कलेक्शन बाद में आएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और मैं उम्मीद रखती हूँ ये क्वेश्चन तो आपका सही ही हुआ होगा। 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? इससे इजी क्वेश्चन पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट में कोई नहीं हो सकता है, और ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए पहले बोला हुआ है टू रिव्यू द लिटरेचर, सेकेंड है टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन,
C है to get an academic degree, D to discover new facts or to make fresh interpretation of knowing facts. ठीक है, पहले ये देखते हैं, to review the literature. क्या आप रिसर्च इसलिए करते हो ताकि आप लिटरेचर का रिव्यू कर सको, आप वो रिसर्च पढ़ सको, इसलिए बस आप रिसर्च करते हो? ये नहीं हो सकता. सेकेंड, टू समराइज व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन. जो आपको पता है पहले से, आप सिर्फ उसकी एक समरी बनाने के लिए रिसर्च करते हो? नहीं. ठीक है. सी है टू गेट एन एकेडमिक डिग्री. रिसर्च करके बस एक एकेडमिक डिग्री चाहिए इसलिए करते हैं क्या वो रिसर्च करते होंगे लोग, बट ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता उसका. ठीक है. उसके बाद है डी, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोइंग फैक्ट. फ्रॉम ऑल दिस, ये सबसे क्लियर डिफाइन कर रहा है कि आपके रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है. ठीक है, ताकि आपको नए फैक्ट्स पता चले, आप जो फैक्ट्स पता है उनकी एक अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, नई इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं. तो हाँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर है इसका 7th क्वेश्चन का. अभी हम करते हैं 8th क्वेश्चन. क्वेश्चन लिटरेचर रिव्यू पर है, और ये क्वेश्चन मैं बेसिकली इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको पता चले कि लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड कैसे कैसे स्टेटमेंट्स जो है वो फ्रेम की जा सकती है, कैसे कैसे और तरीके से लिटरेचर रिव्यू को डिफाइन किया जा सकता है. क्वेश्चन को पढ़िए, और इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शंस नहीं लेके आई हूँ. ठीक है, ये रियल टेस्ट है आपका. आपको ये एक्चुअली पता होना चाहिए कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है और कितनी गलत है. अगर सारी सही है वो भी आपको पता होना चाहिए, 2 गलत है वो भी आपको पता होना चाहिए. अब तो क्योंकि लिटरेचर रिव्यू हमने बहुत अच्छे से कर लिया, अभी ट्राई टू सॉल्व इट. अब मैं करवाती हूँ. देखिए, ए स्टेटमेंट बोल रही है यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नॉन इन कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया. ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के लिए. ठीक है, ये तो सही है कि आपको आपकी जो रिसर्च है उस रिसर्च से रिलेटेड क्या क्या और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कनेक्शन में है उसके. ठीक है, तो ये तो है करेक्ट. बी बोल रहा है इट मे हेल्प यू टू डेवलप एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क. इट्स वेरी ट्रू. जब आप रिसर्च पढ़ते हो ना, एक्चुअली रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ते हो, आपको एक नई अप्रोच मिलती है. आप देखते हो कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, ये आपकी डेवलप करती है एनालिटिकल फ्रेमवर्क, इसलिए लिटरेचर रिव्यू इतना इंपॉर्टेंट है. तो ये भी ट्रू है. उसके बाद है सी, इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स. ठीक है, आप इससे चीज़ें जो है इंटरप्रेट कर सकते हो. डी है इट मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस फॉर यू. हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि जब आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में नए क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ, अगर इस रिसर्च में ये 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं तो और वेरिएबल्स भी हम देख सकते हैं, नए रिसर्च क्वेश्चंस हम बना सकते हैं. तो ये सारे ही ठीक है, ए बी सी डी, ये तीनों के तीनों जो चारों के चारों जो आपकी स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट है. और मैंने इनके ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी और ए बी सी डी. तो आपको अगर बेसिक पता है तो क्वेश्चन बिना ऑप्शंस के आपका सोल्व होना चाहिए था. तो अभी सारी ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स पर है. बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए PYQs पे, बहुत सारे, मतलब छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन इतने सारे, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है. अब देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च प्रोसेस थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम करते हैं. मतलब ये नहीं है कि सेम वही जो पहले PYQ में आया था कि सेम टू सेम वही स्टेटमेंट वही वर्ड्स यूज़ करेंगे. नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई तो देखो वो करेंगे. एग्जाम को टफ बनाना है और हर साल एक ही क्वेश्चन नहीं दे सकते. तो सॉल्व कीजिए. और इस क्वेश्चन में तो कॉमन सेंस का यूज़ करना, मतलब ऑप्शन को देख के ही सॉल्व करना है. रुको मैं करवाती हूँ. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सैम्पलिंग, थ्योरी, इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन, वैलिडेशन, हाइपोथेसिस. ठीक है, ऐसे ये वर्ड यूज़ कर रखे हैं. आप पहले तो है सबसे पहले वाला सिलेक्ट करो और फिर लास्ट वाला, बीच के उसके बाद में अरेंज करेंगे. अब पहली स्टेटमेंट देखिए, ए वाली. यहाँ पे सैम्पलिंग पहले दी हुई है और हाइपोथेसिस बाद में. ठीक है, कोई सेंस बन रहा है? आप हाइपोथेसिस पहले बनाते हो, सैम्पलिंग तो बीच में होता है, उसके बाद कहीं वैलिडेशन होती है. आप वैलिडेशन भी पहले ही कर रहे हो और हाइपोथेसिस बाद में बना रहे हो. ये कौन सा तरीका है? ये गलत है. ठीक है, उसके बाद है आपकी सेकंड स्टेटमेंट. देखो, पहले इन्होंने थ्योरी बनाई है, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस बना दी, लास्ट में वैलिडेशन कर रखी है. ये थोड़ा लग रहा है कि ये सही हो सकता है, बट हम एक बार और स्टेटमेंट देखते हैं. ठीक है, उसमें दिया वैलिडेशन पहले ही कर दिया, बिल्कुल गलत. वैलिडेशन आप कैसे कर सकते हो पहले? वैलिडेशन होती है सबसे लास्ट में, जब आपका डाटा कलेक्शन सब कुछ हो चुका है. ठीक है, फोर्थ देखिए, यहाँ पे कलेक्शन पहले कर रखी है, सैम्पलिंग बाद में, ऑपरेशनलाइजेशन दे रखा है,
हाइपोथेसिस बिल्कुल भी नहीं। आप बिना हाइपोथेसिस के, बिना पहले सैंपल डिसाइड किए आप कैसे डाटा को कलेक्ट कर सकते हो? ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी कट गया था। तो ये सही है आपका कि पहले आप थ्योरी बनाते हो, फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर सैम्पलिंग करते हो, फिर डाटा कलेक्शन होता है, फिर इंटरप्रिटेशन करते हो, और फिर जो है आपकी वैलिडेशन होती है। ठीक है, तो सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। तो मतलब देखो, अगर बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होगा तो पहले जो है पहला स्टेप देख लो, लास्ट वाला स्टेप देख लो। कुछ जो ऑप्शंस होंगे ना वो डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कुछ रह जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाओ, वो भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ध्यान से पढ़िए, डिसएडवांटेज पूछा गया है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले टू सेंसिटिव टू द कंटेंट। ठीक है, अभी डाउटफुल है कि ये किसी की डिसएडवांटेज हो सकती है नहीं हो सकती, हमें नहीं पता। सेकंड है ओपन टू डिबेट। आपको नहीं लगता कोई रिसर्च अगर ओपन टू डिबेट है वो उसकी डिसएडवांटेज हो ही नहीं सकती? कि अगर कोई चीज़ ओपन टू डिबेट है वहाँ पे क्वेश्चन उठ सकते हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, मतलब क्लियरली ये कोई डिसएडवांटेज नहीं हो सकती क्वालिटेटिव रिसर्च की। उसके बाद है C2 सब्जेक्टिव। हमें ये पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव है और कहीं ना कहीं इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि बायसनेस आती है। ठीक है, तो हाँ ये हो सकता है। सेकंड है डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज। ये तो बिल्कुल ट्रू है कि अगर मैंने एक इंसान पे केस स्टडी की है, एक इंसान का इंटरव्यू लिया है, वो मैं कैसे दूसरों पे जनरलाइज कर सकती हूँ? तो जनरलाइजेशन की तो प्रॉब्लम है इसमें, तो ये भी ठीक है। ई है इशू ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की, मान लो कि मैंने किसी की केस स्टडी की है, ठीक है, मैंने किसी की केस स्टडी की है, क्या आप सेम मेथड से आप भी उसकी केस स्टडी कर सकते हो? बायसनेस तो आएगी ना। ना आप उसको एज इट इज़ रेप्लिकेट नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते क्वालिटेटिव रिसर्च को। ठीक है, तो ये भी हो सकता है ई। तो C D E, हाँ ये रहा 3, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और जो आपको डाउट था टू सेंसिटिव टू द कंटेंट, ठीक है, ये ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है, मतलब इनके साथ नहीं दिया हुआ, तो ये हम स्किप कर सकते हैं कि किसी कंटेंट के लिए अगर कोई रिसर्च टू सेंसिटिव है तो वो उसकी डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, मैंने शायद एक समरी टेबल भी इसकी बनाई हुई है, आई विल शो यू। हाँ ये रही, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं कि एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, रिसर्चर्स एज इंस्ट्रूमेंट, मतलब रिसर्चर की स्किल सेट बहुत काम करती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च ना एक आर्ट की तरह देखी जाती है कि एक इंसान, एक रिसर्चर कैसे इंटरव्यू ले रहा है, वो कैसे केस स्टडी कर रहा है, तो उसकी पर्सनल जो स्किल है वो भी यहाँ पे मैटर करती है। और ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें, और मेन मेन देख लेना ताकि आगे क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाओ।